इंग्लिश गुरु चैनल में स्वागत है। आज हम जो है जीएसटी के एक अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ेंगे। जीएसटी में जो क्वेश्चन नंबर 27 है, पिछले वीडियो में हमने बताया है। पिछले वीडियो आप जा करके प्ले लिस्ट में देख सकते हैं। प्ले लिस्ट में आपको जो है वीडियो मिल जाएगा। और जितने भी कॉमर्स के स्टूडेंट हैं क्लास 11th और 12th में, उनका सारा चैप्टर का वीडियो डला हुआ है। कुछ चैप्टर ऐसे हैं जिनको मैंने अभी बनाया नहीं है समय की कमी की वजह से, लेकिन धीरे धीरे मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोगों के लिए पूरे जितने भी कोर्स में जितने भी चैप्टर हैं उन सब का वीडियो एक एक करके बारी बारी से मैं डालते जाऊं। और आने वाले समय में इंग्लिश मीडियम के लिए भी मैं वीडियो बनाने की तैयारी कर रहा हूं। तो इंग्लिश मीडियम के जितने भी छात्र हैं उनके लिए भी कॉमर्स में क्लास 11th और क्लास 12th का जितने भी क्वेश्चन है, प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, उन सब का वीडियो आगे आने वाले समय में उपलब्ध हो जाएगा। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। लगातार आप लोगों के लिए इस प्रकार का मैं वीडियो लेकर के आते रहता हूं। यहाँ पर हम आज जो है जीएसटी के प्रश्न को हल करेंगे। जीएसटी के प्रश्न में देखिए, क्वेश्चन नंबर 27 को तो हमने पिछले वीडियो में हल किया है। आज हम जो है क्वेश्चन नंबर 28 की ओर आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 28 में देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 28 में निम्नलिखित व्यवहारों को राजेंद्र एंड सन्स रायपुर की पुस्तकों में पंजी प्रविष्टि कीजिए। माना कि राज्य के अंतर्गत क्रय विक्रय पर CGST और SGST की दर जो है क्या है, प्रत्येक पर 6% है। इस प्रकार के प्रश्न जो है आपको देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर भी हमको 6% GST का कैलकुलेशन करना है। 6% CGST रहेगा और 6% SGST रहेगा। ठीक है, चलिए यहाँ पर क्वेश्चन में 2018 जून 1 तारीख को नगद से व्यापार प्रारंभ किया। नगद से जब भी हम व्यापार प्रारंभ करेंगे तो उसमें किसी प्रकार का GST नहीं लगता। ठीक है, पिछले वीडियो में हमने बताया था। नगद से व्यापार प्रारंभ करें तो कोई GST नहीं लगेगा। तो हम डायरेक्ट लिखेंगे रोकड़ खाता विकलन पूंजी खाता से। रोकड़ खाता विकलन पूंजी खाता, कैश अकाउंट डेबिट टू हो जाएगा कैपिटल अकाउंट। ठीक है, उसके बाद बैंक में जमा किया। बैंक में जमा किया तो बैंक में जमा करते समय भी हम जो है किसी प्रकार की GST की मतलब GST के उल्लेख नहीं करते हैं। GST का कोई भी क्वेश्चन नहीं होता है इसमें। ठीक है, GST हम इनपुट आउटपुट नहीं लगाते। तो बैंक में जब रोकड़ जमा कर रहे हैं तो बैंक खाता विकलन हो जाएगा रोकड़ खाता से। बैंक खाता विकलन रोकड़ खाता से, मतलब बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ठीक है, उसके बाद राम से नगद प्राप्त हुए। राम से नगद प्राप्त हुए, जब भी राम से नगद प्राप्त हो रहा है, किसी से भी हो, राम से, श्याम से, मोहन से, किसी से भी अगर नगद प्राप्त हो रहा है तो भी उसमें GST कहीं पर भी नहीं लगेगा। ठीक है, तो राम से नगद प्राप्त हो रहा है तो क्या प्राप्त हो रहा है, रोकड़ प्राप्त हो रहा है, इसलिए रोकड़ खाता विकलन हो जाएगा राम से। कैश अकाउंट डेबिट टू राम। ठीक है, राम से नगद प्राप्त हुआ है तो रोकड़ खाता विकलन राम से हो गया। ठीक, उसके बाद नगद माल खरीदा। नगद जब ये माल खरीद रहे हैं, मतलब हमारे पास से रोकड़ जा रहा है और माल आ रहा है, तो क्रय खाता विकलन हो जाएगा। माल खरीदने पर क्रय खाता खुलता है, इसलिए क्रय खाता विकलन रोकड़ खाता से। चूंकि यहाँ पर हमारा माल खरीद रहे हैं तो जाहिर सी बात है, अगर किसी से हम दूसरे से खरीदेंगे सामान तो खरीदने पर मैं बताया था कि खरीदने पे GST लगेगा। और कौन से GST लगेगा, इनपुट के आउटपुट। तो हमने बताया था कि इनपुट, क्योंकि माल जो है व्यापार में आ रहा है, ठीक है, प्रवेश कर रहा है, आ रहा है, इनपुट हो रहा है, तो इसलिए हम उसमें क्या GST लगाएंगे, इनपुट GST लगाएंगे। ऐसा आपको याद कर लेना है। ठीक है, अगर कन्फ्यूजन होगा तब की स्थिति में क्रय खाता जब भी होगा तो क्रय खाता के साथ इनपुट CGST अकाउंट डेबिट, इनपुट SGST अकाउंट डेबिट होगा, मतलब विकलन होगा दोनों, है ना, क्रय खाता के साथ। तो क्रय खाता विकलन, इनपुट CGST खाता विकलन, इनपुट SGST खाता विकलन किससे, तो हमने खरीदा, नगद खरीदा, इसलिए रोकड़ खाता से। हरि को माल बेचा, हरि को माल बेचा। चलिए एक एक को हल करते जाते हैं तो आपको अच्छे समझ में आते जाएगा। जैसे एक तो हमने व्यापार में रोकड़ लगाया तो हमने लिख दिया रोकड़ खाता विकलन पूंजी खाते से। नगद से व्यवसाय प्रारंभ किया। दूसरा हम लिखा बैंक में रोकड़ जमा किया तो बैंक खाता विकलन रोकड़ खाता से। ठीक, तीसरा में हो जाएगा रोकड़ जो है प्राप्त हुआ राम से, तो हम लिख दिया रोकड़ खाता विकलन राम से। इन तीन के बारे में हमने डिस्कस कर लिया था। अब हम चौथा को देखते हैं। चौथा में क्या हुआ था, चौथे में हमारा क्रय खाता, क्योंकि माल खरीदे थे, नगद माल खरीदे थे, तो हम लिखेंगे क्रय खाता विकलन इनपुट CGST अकाउंट विकलन, इनपुट SGST खाता विकलन। ठीक है, रोकड़ खाता से।
इनपुट लगेगा, क्रय खाता है इसलिए क्या लगेगा, इनपुट लगेगा। ठीक है, रोकड़ खाता से करके लिख दीजिएगा। तो 15,000 का माल खरीदा तो 15,000 गुणित 6/100 करके आप निकाल लीजिए, तो 900 रुपये आ रहा है CGST और SGST। ठीक है, तो इन दोनों का आपको लिखना है। अब इन दोनों तो इन तीनों का टोटल करेंगे तो हमारा हो रहा है 16,800 रुपये। चलिए, अब है जो हरि को माल बेचा, प्रश्न में जो अगला जो प्रश्न है वो है हरि को माल बेचा। तो हरि को माल बेचा मतलब यहाँ पर क्या है, उधार है, उधार माल बेचे हैं। हरि को माल बेचा मतलब उधार माल, इसलिए हरि का विकलन विक्रय खाता से। सामान्य में हम ऐसे ही पंजी प्रविष्टि करते हैं कि हरि विकलन विक्रय खाता से, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, हम GST का क्वेश्चन हल करें इसलिए हम लिखेंगे यहाँ पे आउटपुट CGST खाता से और आउटपुट SGST खाता से करके लिखेंगे। ठीक है, इस प्रकार से। कितने का माल बेचे, तो हमने बेचा था हरि को 12,000 का। अब उसमें CGST और SGST कुल मिलाएं तो वो हो गया 13,440। अब CGST SGST कैसे निकाले, तो CGST और SGST हमने निकाला, ये 12,000 गुणित 6/100, 12,000 गुणित 6/100। ठीक है, इस प्रकार से आप निकाल लीजिएगा, उसको गुणा भाग करके आप निकालेंगे तो कितना आएगा, 720 रुपये आएगा। अब 13 नंबर का देखिए, 13 नंबर में प्रश्न में यहाँ पर आपको मैं प्रश्न भी थोड़ा सा बता देता हूँ तो आपको सुविधा होगा। पर हरि को माल बेचा वाला तो हमने देख लिया, हरि को माल बेचा ये वाला तो देख लिया हमने। अब हम देखते हैं राम अवतार को नगद भुगतान किया, राम अवतार को नगद भुगतान किया और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हरि से नगद प्राप्त हुए। तो यहाँ पर देखिए, राम अवतार को नगद भुगतान किया तो हम किसी को भुगतान भी कर रहे हैं तो उसमें जिससे GST नहीं लगेगा, और हम अगर किसी से रोकड़ प्राप्त कर रहे हैं तो भी उसमें GST नहीं लगेगा। ठीक है, लेकिन विक्रय की दशा में, क्रय की दशा में कोई स्टेशनरी खरीद रहे हैं, कोई मशीन खरीद रहे हैं, इस स्थिति में जो है GST प्राप्त होता है। अगर ब्याज भी मिल रहा है तो भी उसमें GST होगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, राम अवतार को हमने भुगतान किया, राम अवतार को नगद भुगतान किया तो हम लिख देंगे राम अवतार विकलन रोकड़ खाता से। ठीक, उसके बाद आगे बढ़ते हैं, हरि से क्या हुआ, नगद प्राप्त हुए। तो हरि से नगद प्राप्त हुए तो लिख दिया हमने रोकड़ खाता विकलन हरि से, जितना प्राप्त हुआ तो हमको जो है 10,000 रुपये हरि से प्राप्त हुआ, इसलिए हमने हरि रोकड़ खाता विकलन हरि से करके लिख दिया। राशि को आप यहाँ से देख सकते हैं, हरि से नगद 10,000, इसलिए 10,000 लिख दिए। फिर क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, सुरेश फर्नीचर से फर्नीचर नगद खरीदा, फर्नीचर नगद खरीदे, और यहाँ पे CGST और SGST सम्मिलित है बोल रहा है। मतलब इस 22,400 में CGST और SGST दोनों शामिल हो करके टोटल कितना हो रहा है, 22,400 हो रहा है। तो हमको अब इसमें यह जानना पड़ेगा कि इसमें CGST की राशि कितनी है और SGST की राशि कितनी है, ये समझना पड़ेगा। ठीक है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, तो 6 दूने 12, 6 दूने 12 मतलब 12% जो है इसमें एक्स्ट्रा है। क्या है, 12% एक्स्ट्रा हो गया। तो या तो आप सामान्य कैलकुलेशन कर सकते हैं कि 20,000 इसके राशि 20,000 हो सकता है, 24,100 रुपये जो है ये CGST SGST का होगा। ये ऐसे कैसे निकालेंगे, तो 20,000 गुणित, क्योंकि हमको जो दर है CGST SGST का वो 6% है, तो आप 6% करके निकाल करके देख लीजिएगा। तो 20,000 गुणित 6/100 करेंगे तो निकल जाएगा 1,200 रुपये CGST। अब उसी प्रकार SGST निकालेंगे तो भी 1,200 रुपये, तो मतलब 12 और 12 2,400 रुपया। तो जाहिर सी बात है 20,000 का होगा, इसी में 1,200 रुपये मिला करके टोटल कितना हो गया, 2,400, तो 22,400 रुपया हो गया होगा। नहीं तो आपको और एक आसान विधि बता देता हूँ, या और आपको अच्छे ढंग से अगर जानना है तो ये कर सकते हैं कि 22,400 गुणित कर दीजिएगा। पहले 22,000 में आपको GST कितना लगा है आपको ये देखना है। ठीक है, तो CGST और SGST का परसेंट कितना है, तो 6 मतलब 12%, मतलब इस 22,400 में 12% एक्स्ट्रा है, तो 100% प्लस 12% मतलब 112%। ठीक है, कितना, 112% ये है। मान लीजिए खरीदे हैं उसका परसेंट 100 और 6% और लगा, मतलब 112% हो गया। आप क्या करेंगे, 22,400 गुणित 12/112 इस प्रकार से करके आप निकालेंगे भी तो आपका जो राशि है वो निकल जाएगा CGST और SGST का, और उस हिसाब से आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। ठीक है, तो सुरेश फर्नीचर से फर्नीचर नगद खरीदा तो हम लिखेंगे फर्नीचर खाता विकलन किससे,
रोकड़ खाता से, क्योंकि सुरेश फर्नीचर नहीं लिखेंगे, यहाँ पर नगद है इसलिए रोकड़ खाता से हो जाएगा। चूँकि हम फर्नीचर खरीद रहे हैं इसलिए उसमें भी CGST SGST लग रहा है, तो फर्नीचर खाता विकलन इनपुट CGST खाता विकलन इनपुट SGST खाता विकलन किससे, रोकड़ खाता से हो जाएगा। ठीक, अब किराया चुकाया और वेतन चुकाया देखिए। अब तो यहाँ पर हमने लिख दिया, ये देखिए फर्नीचर खाता विकलन इनपुट CGST खाता विकलन इनपुट SGST खाता विकलन रोकड़ खाता से। अब यहाँ पे 20,000 और 1200 यहाँ पे 22,400 रुपये हो गए। ठीक है, रोकड़ खाता से करके। अब हम यहाँ पे किराया चुकाए, तो किराया चुकाया तो हम लिख दिए किराया खाता विकलन, इसमें भी GST लग रहा है तो इसलिए इनपुट CGST अकाउंट विकलन इनपुट SGST खाता विकलन किससे, रोकड़ खाता से। तो यहाँ पर जो है क्या हो गया, किराया का 28,800 और 16,80 रुपया, ये 1680 और टोटल कितना हो गया, 31,360 रुपये हो गया। अब देखिए वेतन, वेतन का क्या होगा, तो वेतन जब भी हम देते हैं तो उसमें किसी प्रकार GST नहीं लगता, तो हम डायरेक्ट लिख देंगे वेतन खाता विकलन रोकड़ खाता से। ठीक है, अब क्या हो रहा है, इस समायोजन करेंगे अगर GST का तो क्या पंजी प्रविष्टि होगा, तो आउटपुट CGST अकाउंट डेबिट टू आउटपुट CGST अकाउंट CGST और SGST अकाउंट विकलन कर देंगे, और इनपुट CGST खाता से और इनपुट SGST खाता से हो जाएगा। और कितना राशि, तो 720 720 720 720 कैसे हुआ, तो इसका कैलकुलेशन हमने यहाँ पर किया है। देखिए इनपुट CGST के रूप में प्राप्त हुआ 900 1200 और 1680, टोटल 3,780 रुपये प्राप्त हुआ, तो इनपुट SGST का भी उतना ही होगा। ठीक है, आउटपुट CGST में हमको मिला केवल 720 रुपया, केवल 720 रुपया। तो जितनी राशि मतलब इसमें क्या हो रहा है, यहाँ पर इनपुट CGST और SGST ज़्यादा है, इनपुट CGST SGST ज़्यादा है, मतलब 3,780 में 720 अगर माइनस कर देंगे तो कितना एक्स्ट्रा हो रहा है, 3,060 रुपया। ये 3,060 रुपये को क्या करेंगे, तो इस इनपुट CGST और SGST की जो राशि है 3,060 को अगले वर्ष समायोजित किया जाएगा, इस वर्ष समायोजित नहीं करेंगे। इस वर्ष जितना आउटपुट में प्राप्त हो वही समायोजित होता है, तो 720 रुपये प्राप्त हो इसलिए 720 रुपये यहाँ पे समायोजित कर दिया गया। ठीक है, इस प्रकार से जो है प्रश्न को आप हल कर सकते हैं। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 28 हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 29 की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 में देखिए, 29 में लिखा है कि निम्नलिखित व्यवहारों को चंद्रा दुर्ग की पुस्तकों में दर्ज कीजिए। चंद्रा ने ये नगद से व्यापार प्रारंभ किया, तो लिख देंगे आप रोकड़ खाता विकलन पूंजी खाता से। बैंक में बचत खाता खोला व राशि जमा की, तो बैंक में बचत खाता खोला और राशि जमा की, तो बचत खाता विकलन रोकड़ खाता से। राहुल से नगद माल खरीदा, तो क्रय खाता विकलन इनपुट CGST खाता विकलन इनपुट SGST खाता विकलन राहुल से, क्योंकि नगद है तो रोकड़ खाता से होगा। ठीक है, क्रय खाता विकलन इनपुट CGST खाता विकलन इनपुट SGST खाता विकलन रोकड़ खाता से हो जाएगा। ठीक, यहाँ पर राहुल के बाद है कार्यालय उपयोग हेतु बैंक से नगद निकाला, कार्यालय उपयोग के लिए बैंक से नगद निकाल, इसमें आप कंफ्यूजन हमेशा होते हैं। कार्यालय उपयोग के जब भी बैंक से निकाल रहे हैं तो यहाँ पे कई स्टूडेंट क्या करते हैं, कार्यालय व्यय खाता विकलन रोकड़ खाता से या बैंक खाता से लिख देते हैं, ऐसा नहीं करना है। कार्यालय के लिए निकाल रहे हैं मतलब पैसा लेकर के आप बैंक से लेकर के आ रहे हैं, चाहे वो कार्यालय में किसी प्रकार का कोई भी उपयोग के लिए हो, किसी प्रकार का व्यय के लिए हो, तो आप बैंक से ला रहे हैं इसलिए आपको क्या मिला, तो रोकड़ मिला, इसलिए रोकड़ खाता विकलन बैंक खाता से। क्या होगा, कार्यालय उपयोग तो बैंक से निकाला तो रोकड़ खाता विकलन बैंक खाता से हो जाएगा। ठीक है, कृष्णा को माल बेचा, कृष्णा को माल बेचा तो नगद है कि उधार, तो उधार है। ठीक है, क्योंकि कृष्णा है नगद शब्द दिया नहीं है इसलिए उधार है, तो यहाँ पर लिख देंगे कृष्णा विकलन विक्रय खाते से। और चूंकि GST है इसलिए आउटपुट GST लगेगा, क्योंकि विक्रय में हमेशा आउटपुट GST लगता है, तो आउटपुट CGST खाता से आउटपुट SGST खाता से हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद श्याम से माल खरीदा, इसमें भी नगद वाला शब्द नहीं दिया है, तो श्याम से खरीदे तो क्रय खाता विकलन श्याम से, लेकिन यहाँ पे GST लगेगा, खरीद रहे हैं तो कौन सा GST लगेगा, इनपुट GST, तो क्रय खाता विकलन इनपुट CGST खाता विकलन इनपुट SGST खाता विकलन श्याम से हो जाएगा। क्लियर, कैलकुलेशन कर लीजिएगा कि यहाँ पे 30,000 गुणित कितना परसेंट, तो यहाँ पे प्रतिशत दिया हुआ है, कितने प्रतिशत की दर से मतलब लगेगा GST, तो वो GST जितने प्रतिशत की दर से लगेगा उतने प्रतिशत के हिसाब से, जैसे CGST SGST लगेगा 6% की दर से, तो प्रांत के अंदर बोल रहा है तो प्रांत के अंदर है,
तो हमको 6% निकालेंगे, और तथा IGST प्रांत के बाहर क्रय विक्रय करने पर तो 12%। तो यहाँ पर IGST कहाँ पर लगेगा, देखिए पहले तो हमको क्वेश्चन को पढ़ना है कि दुर्ग की पुस्तकों में, ठीक है चंद्रा, दुर्ग की पुस्तकों में दर्ज करना है। तो हमने इतने सारे जो है छत्तीसगढ़ से लिए, लेकिन एक को श्याम भोपाल मध्य प्रदेश से माल खरीदा, मतलब ये क्या होगा, इसमें IGST लगेगा। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, क्रय खाता विकलन IGST खाता विकलन श्याम से हो जाएगी। इसमें इनपुट CGST और इनपुट SGST लगेगा, इसमें लगेगा क्रय खाता विकलन, इनपुट तो रहेगा, इनपुट IGST खाता होगा, क्या होगा, इनपुट IGST खाता विकलन श्याम से, केवल एक खाता रहेगा जो कि इनपुट IGST, और उसका दर कितना रहेगा, तो 12% ही रहेगा, मतलब 30,000 गुणित 12 का 12 12 3600 रुपये होगा। हाँ जी, अब आगे बढ़ते हैं। तो इसको समझ गए होंगे आप कि भोपाल से मतलब छत्तीसगढ़ से बाहर का, इसलिए IGST लगा, ठीक है। अब है नगद विक्रय। नगद विक्रय करेंगे मतलब हमको रोकड़ मिलेगा और माल जाएगा, तो रोकड़ खाता विकलन विक्रय खाता से होगा। तो रोकड़ खाता विकलन विक्रय खाता से, और फिर इसमें माल जा रहा है, आउट हो रहा है, इसलिए आउटपुट GST लगेगा। तो आउटपुट CGST खाता विकलन आउटपुट SGST खाता आउटपुट CGST खाता से और आउटपुट SGST खाता से। तो क्या लिखेंगे, रोकड़ खाता विकलन विक्रय खाता से, आउटपुट CGST खाता से और आउटपुट SGST खाता से होगा, ठीक है। उसके बाद श्याम को भुगतान किया और उनसे बट्टा मिला। तो श्याम को भुगतान किया तो श्याम विकलन रोकड़ खाता से और बट्टा खाता से, इसमें किसी प्रकार का कोई GST नहीं रहेगा। वेतन चुकाया तो वेतन खाता विकलन रोकड़ खाता से। बस इतना ही है, इतना ही आपको बनाना है। तो ये तो मैं आपको बता दिया कि कैसे बनाना है, इसका मैं अलग से लिख करके आपके लिए ले करके नहीं आया हूँ, आपको इस क्वेश्चन को बनाना है, ठीक है। आपको मैं विधि भी बता दिया किस प्रकार होगा, केवल एक जो प्रांत के बाहर क्रय विक्रय वाली स्थिति है उसमें IGST का आपको उपयोग करना है, ठीक है। श्याम से जो खरीदे हमने भोपाल वाले से, उसमें केवल IGST का प्रयोग करेंगे, बाकी में सब CGST SGST होगा। क्लियर हो गया। तो ये तो हो गया आपके GST के सारे क्वेश्चन, क्रियात्मक प्रश्न जो है हमने हल करके बता दिया। अब जो है नेक्स्ट वीडियो में हम जो है जो क्वेश्चन और बाकी हैं उस क्वेश्चन के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, और जितने भी कॉमर्स के स्टूडेंट हैं कक्षा 11वीं 12वीं, आपके जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़े हैं, जिस भी ग्रुप से जुड़े हैं, आप उस ग्रुप तक जो है वीडियो को अवश्य शेयर करें, ताकि अधिक से अधिक लोगों इसका लाभ ले सकें और बनाने का मकसद भी पूरा हो सके। क्योंकि बहुत कम लोग देखेंगे तो उससे बहुत कम लोगों को जानकारी होगी, अधिक से अधिक लोग देखें। आज फ्री में जो है यूट्यूब के माध्यम से आप लोगों को ज्ञान बैठे बैठे घर बैठे मिल रहा है। और दूसरी चीज़ ये है कि इसमें किसी प्रकार का कोई आपको एक पैसा देना नहीं पड़ रहा है, और आपको बिना पैसे के आपको पढ़ने का अवसर प्राप्त हो रहा है। तो ये चीज़ों को आप जो है अधिक से अधिक शेयर करें, और यही कामना रखें कि अधिक से अधिक लोगों को इसका फ़ायदा मिल सके। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।